गुड मॉर्निंग बालकों। देखो बेटा, आपके 2 लेसन पूरे हो गए 8वीं क्लास में और आपके तीसरा जो लेसन है वो है हमें संसद क्यों चाहिए। हमें संसदें क्यों चाहिए। तो भारतीय विधायिका को जो है आपके संसद कहा जाता है। हमारे राष्ट्र की जो विधायिका है जहाँ पर विधि निर्माण का कार्य होता है, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, उसका नाम क्या रखा गया है, संसद रखा गया है। तो ये हमें जो संसद है हमारी वो क्यों चाहिए, यहाँ आपके तीसरा जो लेसन है वो है। तो बेटा देखो, संसद क्यों चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं कि संसद जो है भारतीय नागरिकों को, भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद भारतीय नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाती है। पहला कार्य तो संसद का ये होता है। दूसरी बात ये होती है कि संसद क्या करती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है। और तीसरी बात, वो जनता की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जनता की आकांक्षाओं की, जनता कैसी इच्छाएं रखती है उनका प्रतिनिधित्व करती है, उन्हीं के अनुसार जो है कानून निर्माण का कार्य करती है। तो संसद जो है नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। निर्णय प्रक्रिया में और हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में जो है मदद करती है। संसद लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक, पहचान, चिन्ह। तो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक और जो है संविधान का केंद्रीय तत्व होती है, क्योंकि संविधान में जो संशोधन है वो संशोधन जो है संसद द्वारा ही किया जाता है। कोई भी संशोधन जो है संविधान में संसद ही कर सकती है। किसी प्रकार का बदलाव करना चाहे तो संसद ही कर सकती है संविधान में। और संविधान के अनुसार कानून बनाने का कार्य भी जो है संसद का ही होता है। इसलिए संसद का ये केंद्रीय तत्व है। संसद जो है आपके संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो इन कारणों से हमें संसद की आवश्यकता होती है। संसद हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। चाहे भारतीय संसद की बात करें, चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, लोकतांत्रिक देश है तो वहां पर संसद होती है, चाहे उसका नाम अलग हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो अलग अलग देशों में काम जो संसद है उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके कार्य समान है कि संसद में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। संसद एक तरह से जो है जनता को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा बनाने का कार्य करती है। चाहे जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है आपकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार होती है। संसद जो है आपकी सरकार पर अंकुश भी लगाती है, अंकुश भी रखती है। और सभी देशों में जो है संविधान का केंद्रीय तत्व जो है आपकी संसद ही होती है, चाहे वो लोकतांत्रिक देश कोई भी हो। तो लोकतांत्रिक देशों में संसद महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए हम संसद को अपनाते हैं या संसद हमें चाहिए। अब देखो, यहाँ पर संसद का एक कार्य और दे रखा है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो लोग फैसले क्यों लेते हैं, संसद के माध्यम से लेते हैं। फैसलों में भागीदार संसद के माध्यम से बनते हैं। अब फैसले क्यों लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो इस प्रक्रिया को, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, इस बिंदु को समझने के लिए हमें जो आपके अंग्रेजी शासन काल में चलना पड़ेगा। तो देखो बेटा, आप अपनी किताब को खोलें और किताब को खोल करके ही जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली किताब से ही पढ़ें, क्योंकि ज्यादातर आपकी जो बातें हैं वो हम किताब से ही पढ़ा रहे हैं। तो आपकी किताब में दे रखा है लोगों को संसद फैसला क्यों लेना चाहिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर उंगली रखिए आप और देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और इस स्वतंत्रता से पहले जो है हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में किसका शासन था, अंग्रेजों का। और उन अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के लिए हमारे जो राष्ट्रवादी थे, उन राष्ट्रवादियों ने एक लंबा संघर्ष लड़ा था, एक लंबा संघर्ष लड़ा था। और ये संघर्ष लड़ने के बाद में बड़ी मुश्किलों से जो है भारतीयों ने आजादी प्राप्त की थी। देखो आपके इस आजादी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में कोई एक वर्ग सम्मिलित नहीं था। भारत के तरह तरह के जो लोग हैं, बाहर की
विभिन्न पृष्ठभूमियों के जो लोग हैं उन सब लोगों ने जो क्या किया था, इस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, वो भागीदार बने थे। और भागीदार क्यों बने? क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे और कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी चाहते थे। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है आपके अंग्रेजी शासन से लंबे समय तक क्या की, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, ताकि स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता मिलेगी तभी वो जो है आपके समानता से रहेंगे, निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनेंगे। अंग्रेजी शासन काल में जो है भारतीयों को शासन प्रक्रिया में न तो भागीदारी मिलती थी, न ही निर्णय प्रक्रिया में कोई निर्णय। कानून बनाना, जो भी कानून बनाए जाते थे, जो भी शासन के नियम बनाए जाते थे, अंग्रेजी सरकार ही बनाती थी, भारतीयों को बनाने नहीं दिया जाता। और वो लागू किस पर होते थे? भारतीयों पर होते थे। अगर भारतीय उन कानूनों का विरोध करते तो उनको कड़ी सजा दी जाती थी, उनके ऊपर अत्याचार होते थे। इस कारण जो है वो उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे राष्ट्रीय जो नेता थे, जनता ने जो है आपके स्वतंत्रता के भाव बढ़े, तो स्वतंत्रता के भावों से जो है जनता में जैसे जैसे जागृति आई, वैसे वैसे आंदोलन शुरू होने लगे अंग्रेजी शासन के विरोध में, और ये आंदोलन बढ़ते गए। और इन आंदोलनों के तहत हमारे राष्ट्रवादियों ने ये मांग करना शुरू कर दिया कि भारत के जो लोग हैं उनको ही कानून या नीति निर्माण में भागीदार होना चाहिए, यानी नीति निर्माण का कार्य भारतीयों को ही करना चाहिए। तो देखो आपके औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजी शासन काल के दौरान लोग जो है ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि ब्रिटेन के जो नियम थे वो लोगों को मान्य होते थे, अगर कोई नियमों का विरोध करे तो उन्हें सजा मिलती थी, सजा दी जाती थी। तो वे उनसे भयभीत रहते थे, चाहे उनके फैसलों से वो असहमति हो। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे सरकार के इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता, अर्थात उनको जो है आपके दंड दिया जाता था, उनको जो है यातनाएं दी जाती थी और उन कानूनों का पालन करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी जो है खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया क्या, कि भारतीयों की जो नियम है उनमें भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहां की राष्ट्रीय कांग्रेस, ये राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1885 में। कब हुई थी? 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के भी जो है आपके एक राजनीतिक संगठन का दल था, ये राजनीतिक संगठन था। तो इस राजनीतिक संगठन ने भी जो है आपने क्या करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी सरकार से ये मांग करना शुरू कर दिया कि भारतीयों को जो है विधायिका में भागीदार बनाया जाए, एक विधायिका का गठन किया जाए, विधायिका में भारतीय निर्वाचित लोगों को भागीदार बनाया जाए और बजट पर चर्चा करने और सरकार से प्रश्न करने का अधिकार भारतीयों को मिलना चाहिए। दो बातों की मांग की, एक तो विधायिका बने, विधायिका का गठन हो और विधायिका के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने व सरकार से प्रश्न करने का अधिकार हो। ये मांग जो है आपके हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने रखी और इसे मांग के कारण जैसे राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे मांग भी बढ़ती गई और अंग्रेजी सरकार पर दबाव भी बनता गया। इसी के साथ जो है आपकी अंग्रेजी सरकार ने एक जो है भारतीय शासन अधिनियम लागू किया। भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम
भारतीय शासन अधिनियम 1909 भारतीय शासन अधिनियम 1909 जो है अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रवादियों की मांग के दबाव में आकर के 1909 में एक भारतीय शासन अधिनियम जो कि आपके भारत के लिए एक संविधान था अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया हुआ, ये अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के तहत जो आपके विधायिकाओं का गठन किया गया, विधान परिषदों का गठन किया गया और इन परिषदों में जो है आपके जनता के जो प्रतिनिधि है उन प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है हालांकि ये प्रतिनिधि नियुक्त करने का की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन इन प्रतिनिधियों को कोई ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। साथ ही भारत के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार भी नहीं दिया गया और न ही जो है आम जो लोग होते थे, साधारण जो जनता थी, उस जनता को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनने का अवसर दिया गया। क्यों? क्योंकि मत देने का अधिकार कुछ लोगों को ही दिया गया, बहुत ही कम लोगों को कह सकते हैं, बहुत ही कम लोगों को जो है मत देने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब है बहुत ही कम लोग जो है निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हो पाए। आपने देखो पीछे पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि औपनिवेशिक जो भारत है, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान हमने जो अनुभव देखे, स्वतंत्रता संघर्ष में जो आपके तरह तरह लोगों की हिस्सेदारी को देखा, उसके आधार पर राष्ट्रवादियों का ये विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र जो भारत है उसमें सभी लोगों के जीवन को प्रभावित होने वाली जो विधियां हैं, फैसले हैं, वो लिए जाएंगे, रखे जाएंगे। और हुआ भी स्वतंत्रता के बाद में जो निर्णय लिए गए वो निर्णय जो आपके सभी को प्रभावित करने वाले थे। स्वतंत्रता मिलने पर हम देखो आपके एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, तो स्वतंत्र देश के नागरिक बन गए। पहले ध्यान में आपने पढ़ा था कि स्वतंत्रता के बाद जो है सभी भारतीयों को जो है नागरिकता मिली, तो स्वतंत्र भारत के नागरिक बने। लेकिन नागरिक बनने का मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। हम नागरिक तो बन गए लेकिन सरकार भी जो चाहे वैसे कर सकती है, ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये था कि सरकार को लोगों की जरूरतों के अनुसार कार्य करना था। सरकार को क्या करना था? लोगों की जरूरतों और लोगों की जो मांगे हैं उनके प्रति संवेदनशील होना था। और स्वतंत्रता जो आपके जो संघर्ष थे, स्वतंत्रता संघर्ष में जो आपके राष्ट्रवादियों ने जो सपने सजोए थे, उन सपनों को साकार करने का कार्य भी जो है आपके हमारी सरकार को करना था। और इसी के लिए जो है आपके स्वतंत्रता के बाद में एक संविधान में जो है आपके ठोस निर्णय लिया गया, संविधान का निर्माण किया गया, संविधान को एक ठोस रूप प्रदान किया गया और ठोस रूप देने के लिए जो है आपके वैश्विक मताधिकार दिया गया। तो इस संविधान में हमारा जो संविधान है उसमें सार्वभौम वैश्विक मताधिकार अपनाया गया है। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार का मतलब होता है कि भारत के सभी वैश्विक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार जो है हमारे संविधान में दिया गया है। अब आता है आपके दूसरा जो बिंदु है वो है लोग और उनके प्रतिनिधि। लोग और उनके प्रतिनिधि, अगला बिंदु आपके लोग और उनके प्रतिनिधि। लोग और उनके प्रतिनिधि, अपने उंगली को जो आपकी इस बिंदु पर रखो, लोग और उनके प्रतिनिधि। उसके आगे देखो नीचे, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, अर्थात अंतिम बिंदु होता है किसी भी निर्णय का। अगर सब लोग जो है उस निर्णय पर सहमत हो जाते हैं तो इसका मतलब वो निर्णय पारित हो गया, अंतिम बिंदु हो गया। माने सहमति का मतलब क्या होता है? इच्छा कि हाँ भाई हम ये बात चाहते हैं, या स्वीकृति भाई हाँ हमने मान लिया। या फिर जो है आपके ये भी होता है सहमति में कि लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है, सबको सहमत हो गए, इसका मतलब सब हिस्सेदार है उस कार्य के लिए। माने किसी भी बात में अगर आप सहमत हो जाते हैं तो इसका मतलब उस बात के लिए आप भी क्या है? तैयार है, उस बात के लिए आप भी उत्तरदायी है, आप भी उसकी जिम्मेदार है, आपने भी उस बात में भागीदारी की थी। तो लोगों का निर्णय ही जो है आपके लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसका गठन करता है। लोग अगर सरकार के पक्ष में निर्णय लेते हैं वही सरकार बनती है। माने और देखो आपके सरकार के कामकाज के बारे में भी लोग ही फैसला देते हैं। सरकार ने अच्छा कार्य किया है तो आने वाले चुनावों में उसी सरकार को वापस ला देते हैं, उसी दल की सरकार बन जाती है। सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है
तो हम क्या करते हैं, सरकार को हटा देते हैं, उसके स्थान पर दूसरे दल की सरकार बन जाती है, सरकार को बदल देते हैं। इस तरह के लोकतंत्र में के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। तो सरकार के जो आपके निर्णयों में महत्वपूर्ण भागीदारी लोगों की होती है, अंतिम निर्णय लोगों का होता है, सरकार के कामकाज पर फैसला लोग देते हैं। इन सब के पीछे जो है आपकी क्या सोच होती है कि लोकतंत्र में जो है आपके नागरिक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और सरकार है, अन्य सार्वजनिक संस्थाएं हैं, सिद्धांत है, उनमें लोगों की आस्था है। कब है? जब अगर सरकार में लोग भागीदार होते हैं तो ये सिद्ध होता है, तय होता है कि लोगों की जो है आपकी सरकार में भी, सरकार की संस्थाओं में भी, सरकार के सिद्धांतों में भी भागीदारी है, या आप यूँ कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भागीदारी है। देखो आगे, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव होता है। सरकार को मंजूरी कैसे देता है? चुनाव के माध्यम से देता है। अगर सरकार ने अच्छा काम किया तो अभी बताया था मैंने कि हम उसी सरकार को चुन लेते हैं, और उसी सरकार को चुनने का मतलब हमने सरकार को मंजूरी दे दी कि आप इस फसल का कार्य करें। तो चुनाव होता है, लोग संसद के लिए अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव करते हैं। इन्हीं प्रतिनिधियों, निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें से हैं कुछ प्रतिनिधियों को जो क्या किया जाता है, आपकी सरकार बनने का अवसर दे दिया जाता है, प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इन्हें चुनावों के माध्यम से हमें अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं और यही प्रतिनिधि अपने में से कुछ लोगों को जो है सरकार बनाने का अवसर देते हैं। एक संगठन, कुछ लोगों का समूह है, सरकार बनाने का कार्य करता है। हालांकि अपने यहाँ पर ये कि जिसे जो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इस प्रकार के बहुत सारे राजनीतिक दल है। तो जो दल है बहुमत में होता है, सबसे ज्यादा सदस्य जो आपके, आधे से ज्यादा सदस्य जो आपके संसद के प्राप्त कर लेता है, उसी दल का नेता जो है आपकी सरकार बनाता है, वही दल सरकार बनाता है। अर्थात लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है या बहुमत प्राप्त दल होता है, वो सरकार बनाता है, और बहुमत दल का नेता जो है आपके प्रधानमंत्री बनता है। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। तो देखो आप ये आगे चलो, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनमें से ही एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी जो प्रतिनिधि होते हैं, इन प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। तो जनता द्वारा जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन प्रतिनिधियों का समूह क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जितने भारतीय शासन के संचालन करने के लिए जितने प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया है, निर्णय लेने का चुनाव किया गया है, उन प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ये संसद देखो आपको सरकार को नियंत्रित करती है, जो मैंने शुरू में बताया था आपकी सरकार का मार्गदर्शन भी ये संसद करती है। इस लिहाज से अपने जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और लोग ही सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। बेटा आपने कक्षा 6 और 7 की जो सामाजिक राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक है उसमें एक महत्वपूर्ण विषय था, आप उस बात से अगर परिचित है तो महत्वपूर्ण विषय ये था कि सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं, विभिन्न स्तरों पर सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए। वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? शासन का संचालन करते हैं। विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे आपके केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार। आपकी जो बुक है, इस बुक में आपके एक मैप दिया गया है यहाँ पर, तो उसमें तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन देखो आपके यहाँ पर हम ये बातें करते हैं कि संसद का जो निर्माण होता है, संसद में जो आपके जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो फिर संसद की भूमिका क्या होती है? संसद की भूमिका क्या होती है? तो यहाँ पर अगला प्रश्न आएगा आपके संसद की भूमिका संसद क्या भूमिका निभाती है? तो देखो बेटा आगे देखो, इसमें अपनी बुक में आजादी के बाद गठित की गई भारतीय जो संसद है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। अर्थात जनता उस पर विश्वास करती है संसद पर कि वो लोकतांत्रिक तरीके से शासन करेगी।
तो हमारी आस्था यानी हमारे विश्वास का प्रतीक है संसदें। ये देखो आपके आगे, ये सिद्धांत और निर्माण प्रक्रिया में जनता की जिम्मेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे यहाँ पर शासन की जो महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है वो संसद को दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि संसद ही जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है और संसद पर ही जो है नागरिक क्या करते हैं, मूल रूप से विश्वास करते हैं, क्योंकि अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से जनता संसद के माध्यम से ही भागीदार बनती है शासन में, है ना। और एक लोकसभा जो होती है आपकी संसद का एक सदन लोकसभा होता है, दूसरा सदन राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्य विधानसभाएं होती है, वो जो है आपके राज्यसभा का चुनाव करती है, और राज्य की विधानसभाएं होती है, उन विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भी जो है जनता द्वारा किया जाता है। आमतौर पर आपके लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनके चुनाव कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए होते हैं। चुनाव कैसे कराए जाते हैं? इसके लिए आपके किताब की जो आपकी बुक है, बुक 41 पेज नंबर 41 पर देखो एक नक्शा दे रखा है भारत का। उसे नक्शे के अनुसार क्या किया जाता है, भारत को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, जिनको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अगर एक लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो पूरे भारत को जो है आपके अलग अलग क्षेत्र में बांट देता है। कुल कितने क्षेत्र में बांटा गया है? कुल जो है आपके निर्वाचन क्षेत्र आपके कुल निर्वाचन क्षेत्र है 543। तो 543 क्षेत्रों में जो है पूरे भारत को बांट देता है। प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। एक क्षेत्र की जो मतदाता है, बेशक मतदाता है, वो मिलकर के अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार का चयन करते हैं और उस उम्मीदवार को सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, है ना। तो सांसद कहते हैं, ये सभी सांसद अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे तो कितने आ जाएंगे लोकसभा में? 543 आ जाएंगे। और 543 सदस्य मिलकर के यही तो क्या करते हैं, सरकार का गठन करते हैं, यही कानून निर्माण का काम करते हैं, यही हमारे संविधान में संशोधन होने की आवश्यकता हो, करने की आवश्यकता हो तो संसद में वो संविधान में संशोधन करने का कार्य करते हैं। ये सारा काम जो है आपके जनता की इच्छाओं के अनुसार प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, माने बाकी का जो शेष आपका अध्याय रह गया वो अगले जो कालांश है उसमें हम करेंगे।